क्लिनिकल रिसर्च की इंडस्ट्री अभी इस वक्त अगर हम 2024 के जो नंबर्स हैं वो 84.6 बिलियन यूएस डॉलर्स की इंडस्ट्री कहा जाता है कि पाकिस्तान की अभी इंडस्ट्री अबाउट 150 मिलियन यूएस डॉलर्स की गेट्स ऑफ कोर्स। मैं नाम लेना चाहूँगा कि जिस तरह उन्होंने कई इनिशिएटिव्स ऐसे लिए हैं। फार्मीवो ऑफ कोर्स इज़ अ नेम जो ज़रूर लिया जाए बिकॉज उन्होंने ये मैं कहूँगा ये ट्रेंड शुरू किया कि एकेडमिक मार्केटिंग जिसको हम कहें इन द शेप ऑफ रिसर्च। फिरोज सन्स जिस तरह उनका मुझे पता है वहाँ पे बहुत कम कंपनीज ऐसी हैं जहाँ पे आप जाते हैं तो आपको वो बड़ा अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है। अभी इस वक्त जो चीज़ बहुत ज़रूरी है हमारी लोकल इंडस्ट्री को समझने की। हर लिंक्डइन पे ना तीसरे पोस्ट पे पड़ा होता है कि बिग डाटा का ये फायदा है वो फायदा है, और मैं आई वाज थिंकिंग कि बिग डाटा होगा तो तुम उसको एनालाइज करोगे ना। एनालाइज करेंगे। हमसे अक्सर ये सवाल होता है जब हम लोकल इंडस्ट्री के की डिसीजन मेकर से बात कर रहे होते हैं, इतने सारे एक तो पैसे तुम खर्च करवाने की बात कर रहे हो, एंड ऑफ द डे रिजल्ट अगर हमारे फेवर में नहीं आया तो। नंबर्स में आप बता सकते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त कितने क्लिनिकल ट्रायल्स चल रहे हैं, कितने ऑनगोइंग हैं? तो पहले हम कहते हैं कि ड्रैप के क्या इकदामात उसने रीसेंट पास्ट में लिए हैं कि जो बता रहे हैं कि आगे चल के कुछ अच्छा हो सकता है। आप ड्रैप के उस सेक्शन में जब जाते हैं आपको ये फीलिंग नहीं आ रही होती कि आप कहीं किसी गवर्नमेंट इदारे में घूम रहे हैं। डॉक्टर उबैद वॉज अगेन ही वॉज इन्वॉल्व विद दिस क्लिनिकल फार्मेसी डिवीजन। मैंने खुद ये मूवमेंट देखी है। एक रूल या एक गाइडलाइन 2019 में बनाई, 2024 उसका फर्स्ट रिवीजन भी कर दिया। जनरल आवाम की परसेप्शन नहीं, मैं आपको हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की परसेप्शन बताता हूँ। रिसर्च कभी क्वांटिटेटिव आरओआई अगर आप मुझसे और जो मुझसे अक्सर हमारे जो बंद कमरों में जो हमारी कॉन्वर्सेशंस हो रही होती हैं विद द की डिसीजन मेकर्स इन द लोकल इंडस्ट्री, वो सवालात मेरा ख्याल है अब हमें वी हैव टू मूव बियॉन्ड दैट। अगर बिग पिक्चर देखने को राजी नहीं तो छोटी पिक्चर तो दिखाए ना सर। और वैसे भी आजकल तो वेब सीरीज का दौर है, छोटी मूवीज आ रही हैं। इमीडिएट आरओआई नहीं है, हमें इस अपने माइंड सेट से निकलना होगा। 2019 में बायो स्टडी रूल्स बने हैं। सो इससे पहले चाइना और इंडिया से करवा के मंगवाते तो थे ना। हम इंडिया की अगर बात करें, इंडिया ने 2003 में इसी तरह का एक इक्विवेलेंट टू बायो स्टडी रूल्स। रिसर्च जस्ट फॉर द सेक ऑफ दैट इंसेंटिव इज नेवर गोइंग टू वर्क। रिसर्च एक लुक्रेटिव फील्ड लोकली बनने जा रही है या बेटा थोड़ा सा और वेट करो? नहीं यार, मेरा फेवरेट सवाल है ये। हमारे बहुत अच्छे ब्रिलियंट आइडियाज जो कि शेल्फ पे पड़े हुए हैं, सॉरी हम यूनिवर्सिटीज में देखते हैं ना सर, इतने अच्छे आइडियाज, उनका ब्लूप्रिंट भी तैयार हुआ बट फंडिंग नहीं है उन बेचारों के पास। वो बेंच पे एक बहुत अच्छा आइडिया पड़ा हुआ है लेकिन उसको इवेंचुअली आपको लाना है मार्केट तक। हम लोग तो थोड़ा साइलो में भी जी रहे होते हैं ना, बस परसेप्शन बना लिया कि नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। बहुत कुछ जानने को मिला, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद नैय्यर अनवार और आप मुझे देख रहे हैं आरएक्स फैक्टर के प्लेटफॉर्म से। थंबनेल देख चुके होंगे, टॉपिक का अंदाज़ा आपको हो गया। पाकिस्तान मेडिकल फर्टिनिटी के अंदर रिसर्च के क्या गैप्स मौजूद हैं और क्या हम सिर्फ रोते रहें कि कुछ नहीं हो रहा, हम कुछ नहीं करने वाले, घर लूट गया, सब कुछ बर्बाद हो गया, या आज आप रियलिटी देखना चाहते हैं कि वाकई क्या कुछ हो रहा है। ये आपके ऊपर होगा कि कंप्लीट पॉडकास्ट देखने के बाद आप फैसला करें कि डायरेक्टिव्स क्या हैं। क्या खुश आइंद कुछ बारिश के खतरे आ रहे हैं या अभी तक ज़मीन बंजर है और आगे भी बंजर रहने वाली है। आज हमारे साथ मौजूद हैं रिसर्च फर्टर्निटी से, जो कि खुद मेडिकल डॉक्टर भी हैं, फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग से भी इनका ताल्लुक रहा और इस वक्त चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं पाकिस्तान की क्लिनिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन मैट्रिक्स रिसर्च के। हमारे साथ मौजूद है नन अदर देन डॉक्टर मुर्तज़ा हुसैन साहब। बहुत शुक्रिया आपका इनवाइट करने का। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिस पे बात करना बहुत ज़रूरी है। सर स्टार्ट करते हैं कि ग्लोबल सिनेरियो में अगर हम देखें तो मेडिकल रिसर्च इसकी इंडस्ट्री कितनी बड़ी है और
ग्लोबल सिनेरियो को अगर कंपेयर करते हुए पाकिस्तान की तरफ आएँ, तो पाकिस्तान कहाँ पे स्टैंड करता है इस वक़्त? नहीं, हम क्लिनिकल रिसर्च की बात करते हैं। क्लिनिकल रिसर्च की इंडस्ट्री अभी इस वक़्त अगर हम 2024 के जो नंबर्स हैं वो 84.6 बिलियन यूएस डॉलर्स की इंडस्ट्री है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। ग्रोइंग एट अ वेरी इम्प्रेसिव रेट ऑफ अबाउट 6.5%। सो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दुनिया भर में अभी इस वक़्त हेल्थ केयर इंडस्ट्री में सर्विसेज़ में आर-एन-डी और ये क्लिनिकल रिसर्च की इंडस्ट्री इज़ द बिगेस्ट सेक्टर। पाकिस्तान अभी शुरू किया है हमने ये सफ़र अपना। अनऑफ़िशियल नंबर्स जो हैं वो तकरीबन कहा जाता है कि पाकिस्तान की अभी इंडस्ट्री अबाउट 150 मिलियन यूएस डॉलर्स की। अब इसकी मैथ आप कर सकते हैं, यस, देखिए यस। गैप अभी बहुत बड़ा है। समवेयर अराउंड 90 बिलियन और हम बात कर रहे हैं 150 मिलियन। 150 मिलियन की। ठीक है। अम, और ये डाटा कितना ऑथेंटिक है सर? नहीं, ये ऑथेंटिक डेटा है। ऑथेंटिक इन द सेंस के अच्छा खासा है, इसके अंदर हमारी विजिबिलिटी बहुत क्लियर होती है रिसर्च इंडस्ट्री में जनरली। पाकिस्तान में अभी इस वक्त यूँ समझ लें कि जितना पिछले 4-5 सालों में पोस्ट कोविड एंड ड्यूरिंग कोविड हुँ, हुँ, हुँ। अच्छा खासा इंटरनेशनल क्लिनिकल ट्रायल्स रिलेटेड काम आया है। ग्रेट। सो ये खुशाइन चीज़ है, ये अच्छी चीज़ है और ये इंशाल्लाह द वे थिंग्स आर शेपिंग अप, ये बहुत आगे जाने का इस पे पोटेंशियल है इस इंडस्ट्री में। ओके, राइट, राइट, राइट। सर एक बात की जाती है कि ये जो ट्रायल्स होते हैं, ये इनिशिएट होते हैं और ये कंप्लीट नहीं हो पाते। क्या बाहर भी यही सिनेरियो है? और दुनिया भर में यही सिनेरियो है। क्लिनिकल ट्रायल्स हमें जो एक बात समझनी होगी कि ये एक कमर्शियल प्रोजेक्ट होता है। हुँ। ज़्यादातर क्लिनिकल ट्रायल्स इनफैक्ट ऑलमोस्ट ऑल द क्लिनिकल ट्रायल्स जिसमें फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ अगर अपना आर-एन-डी का बजट स्पेंड करेंगे, उनकी इंटेंशन यही होती है कि ये एक खर्चा किया जाए जिसके बाद जो भी हम इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग जिसको कहते हैं या इन्वेस्टिगेशन न्यू एंटिटी जिसको हम कहते हैं, clinical trials can be on drugs, can be on the diagnostics, can be on instruments, on devices, कोई भी चीज़ जो इंसानों में यूज़ हो क्लिनिकली, उसकी एक तरीके से वो जो टेस्टिंग फेज से उसको शेल्फ तक लाने का सफ़र, ये क्लिनिकल ट्रायल्स का मेन क्रक्स होता है। तो क्लिनिकल ट्रायल्स ऑफ कोर्स इस इंटेंशन से किए जाते हैं कि प्रोडक्ट शेल्फ पे आए। अब फॉर एनी रीज़न अगर ट्रायल में कोई मसला हो रहा है, डेटा इज़ नॉट एज़ पर एक्सपेक्टेशंस, तो उसमें ये स्पॉन्सर का राइट भी होता है कि दे कैन टर्मिनेट द ट्रायल बिकॉज़ दे हैव ऑलरेडी स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी ऑन इट। हैविंग सेड दैट, ये एक आजकल बहुत डिबेटेबल बात है कि जी आप नेगेटिव रिजल्ट्स की वजह से क्लिनिकल ट्रायल्स को छुपा दें। रीज़न्स कुछ भी हो सकते हैं ना, जैसे अभी यूएस का हम डाटा देख रहे थे कि वहाँ पे जो रिस्पोंडेंट्स हैं, वो रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे, कि वो 7% 8% जो है वो रिस्पॉन्स रेट आ रहा था। ये भी तो एक रीज़न हो सकता है। अ, पार्टिसिपेंट्स के एंड से ये वाले डिसीजंस मुश्किल होते हैं कि उस तरह लिया जाए क्योंकि अ, बहुत सोच समझ के क्लिनिकल ट्रायल्स डिज़ाइन किए जाते हैं। हुँ, हुँ। जब प्रोटोकॉल डिज़ाइन किया जाता है क्लिनिकल ट्रायल का तो उस वक़्त ये तमाम बातें आर टेकन इनटू कंसिडरेशन। बट ट्रायल्स, ये बात हमें जानना बहुत ज़रूरी है, समझना बहुत ज़रूरी है कि द टाइम स्पेंट ऑन द एक्टिविटीज़ इन ट्रायल्स, दैट इज़ एक्चुअली द एक्सपेंस दैट द स्पॉन्सर्स हैव टू पे। राइट, राइट। सो पॉपुलेशन अगर सही तरह सेलेक्ट नहीं हुई होती या पार्टिसिपेंट्स का अगर अच्छा आपको मतलब फेवरेबल रिस्पॉन्स नहीं होता, इसका मतलब ये है कि आपका ट्रायल खतरे में डल जाएगा। सर बात फिर ये सीधी करते हैं कि 90 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री ग्लोबल, हम इतनी बड़ी इंडस्ट्री की तरफ भी क्यों जाएँ? हम नेबरिंग कंट्रीज़ की तरफ चले जाते हैं। हम इंडिया की बात करते हैं, चाइना की बात करते हैं, ईरान की बात करते हैं। वहाँ पर रिसर्च स्पेंडिंग कितनी है क्लिनिकल में? स्पेंडिंग नहीं यार, को हम अगर कहें कि अर्निंग कितनी है, चलिए ये किसी आप क्योंकि ये एक कमर्शियल इंडस्ट्री है। राइट, राइट, राइट।
वी हैव टू रिस्पेक्ट दिस फैक्ट। सो अर्निंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी चाइना के नंबर्स बहुत इंप्रेसिव हैं। चाइना इज़ अबाउट 4.8 तकरीबन $5 बिलियन की इंडस्ट्री चाइना। इंडिया अबाउट 1.5-1.6 बिलियन डॉलर्स की इंडस्ट्री बाय द एंड ऑफ 2020। ईरान, हालांकि अगर हम उसकी वो वैल्यू देखें तो वो तकरीबन 180-190 मिलियन यूएस डॉलर्स ही गए। ईरान हमें पता है कि लेकिन एक एक्सेप्शन भी है इन टर्म्स ऑफ द ग्लोबल रेफरेंसेस, द पॉलिटिकल सिनेरियो, वहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस फॉर द वेस्ट टू कम एंड वर्क, बट ईरान बहुत इंप्रेसिव काम करना है। ये रिसर्च में उनकी नॉइस विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा नज़र आती है हमें। इसकी बिल्कुल सबसे बड़ी वजह ये है कि पिछले कुछ सालों से ईरान की गवर्नमेंट ने एक एक्सक्लूसिव इनिशिएटिव लिया था। बहुत अच्छे सिग्निफिकेंट टैक्स एग्जेम्पशंस सबसे पहले इंट्रोड्यूस किए, लोकल इन्वेस्टिगेटर्स को एम्पावर किया, और इन्वेस्टिगेटर इनिशिएटेड ट्रायल्स की एक भरमार है जो रजिस्टर होना शुरू हो गई है। um, बहुत इम्प्रेसिव है टू लुक एट दैट मॉडल, बिकॉज दिस इज आई थिंक जस्ट द वे फॉर अस टू ऑल्सो इनिशिएट डेवलपिंग दिस इंडस्ट्री फर्दर इन पाकिस्तान। हमने वो सफ़र की इब्तिदा कर ली है। इट्स ऑल अबाउट स्टेइंग ऑन द राइट पाथ, कमिटेड रहें और मूव करते रहें। अपनी डायरेक्शन सीधी रखें, so inshallah this industry has a huge potential to grow in Pakistan. Right. पाकिस्तान में फार्मास्यूटिकल में जो टॉप मोस्ट कंपनी है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू एंड अदर थिंग्स, उनकी तरफ से एक क्लेम आया। मैं भी कामर खान का एक शो देख रहा था जिस पे बताया गया कि ये जो एकेडमिया है, जो रिसर्च इदारे हैं, जो फार्मा है या हेल्थ सेक्टर है, ये सब मिलकर ही काम करेंगे, ये साइलो में काम तो नहीं होगा। ये एक रिसर्च इंस्टीट्यूट या रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कमर्शियल वो अकेले चाहे तो नहीं कर सकती कुछ। सवाल मेरा आपसे ये है कि हमारे जो इंस्टीट्यूट हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, एकेडमिया है, ये कैसे सपोर्ट कर रही है इन रिसर्चेस को, और क्या उनके पास ये कैपेसिटी है? मैं कैपेसिटी इन टर्म्स ऑफ, आप तो ह्यूमन रिसोर्स की बात करते हैं, मैं जब साइंस की बात करता हूँ तो साइंस के अंदर पूल ऑफ डाटा, पूल ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, अपने एक्सपीरियंसेस की भी ज़रूरत तो पड़ती है ना। तो क्या हमारा एकेडमिया, हमारा रिसर्च जो इदारे हैं वो, और जो फार्मा या हेल्थ सेक्टर है, ये सब अलाइन नज़र आते हैं? नहीं यार, ये एक मुश्किल सवाल इसलिए है कि आपकी आपकी बात, अगर मैं आप ही की बात बिल्डअप करूं, देखिए, कोई सक्सेसफुल रिसर्च टीम के बगैर नहीं हो सकती। यस। मल्टीपल स्टेक होल्डर्स हैव टू इंटरैक्ट विद ईच अदर, और उन सबको सेम प्लेटफॉर्म पे सेम गोल के लिए काम करते हैं। अब अगर हम ओवरऑल इंडस्ट्री की बात करें, रादर देन हम सेइंग दिस कि जी एकेडेमिया में अभी इस वक्त ये गैप है, इंडस्ट्री, लोकल इंडस्ट्री की तरफ से सपोर्ट है नहीं है। बाकी ऑफ कोर्स आजकल अब ये जो जिस तरह CROs हैं, जो एक कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सबसे इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर आपके अगेन इस एंगल से क्लिनिकल ट्रायल साइट्स, हॉस्पिटल्स, क्या वो केपेबल है नहीं है। इसमें अगर हम इंडिविजुअली हर स्टेक होल्डर को देखें, आपको कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स मिलेंगे पाकिस्तान में जहां जिनके साथ ये बात करना शायद हमारी गलत होगी कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मौजूद। अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छा आउटपुट आ रहा है एकेडेमिया की तरफ से भी, इंडस्ट्री में भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं। CROs हैं आपकी अभी इस वक्त पाकिस्तान में अच्छी CROs। एकेडमिया की तरफ से कोई एग्जांपल देना चाहेंगे सर? मैं कई एग्जाम्पल्स हैं, क्योंकि हम बड़ा फ्रीक्वेंटली इन लोगों से इंटरैक्ट करते रहते हैं। ऑफ कोर्स। मैं आई वुड लव टू नेम एटलीस्ट अ कपल ऑफ इंस्टीट्यूट्स। यस, जो पब्लिक डोमेन में हम उस पे बात कर सकते हैं। सही। पाकिस्तान कराची में अगर आप देखते हैं तो कराची में आगा खान यूनिवर्सिटी का बड़ा अच्छा एक रिसर्च फोकस्ड हमेशा से रोल रहा है। राइट। अब वो इन्वेस्टिगेटर इनिशिएटेड, जो मैंने जिस पे जोर दिया, ये काम जो है ये बहुत अच्छा एक्सपेडाइट हो सकता है अगर तो
हॉस्पिटल्स लाइक आगा खान यूनिवर्सिटी अभी इस वक्त जहाँ पे मैं आई नो फॉर अ फैक्ट कि वहाँ पे हर डिपार्टमेंट अपने अपने तौर पर बहुत सारे अच्छे इनिशिएटिव्स ले रहा है रिसर्च रिलेटेड। नस्ट एक और बहुत बड़ी एग्जांपल, बहुत अच्छी एग्जांपल। यस, मैं आपसे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं। यस। अभी कुछ बल्कि इनफैक्ट अ कपल ऑफ वीक्स बैक आई वाज इन इस्लामाबाद और हम नस्ट में इनवाइटेड थे। वहाँ पे उन्होंने एक अपनी टाउन हॉल मीटिंग की तरह एक मीटिंग रखी और वहाँ पे सारे पीएचडी स्टूडेंट्स, उनके असिस्टेंट प्रोफेसर्स, एसोसिएट प्रोफेसर्स, दे वर ऑल आस्क्ड रिक्वेस्टेड टू गैदर देयर कि जी ये कोई रिसर्च की फर्म वाले आए हैं, ये आपसे बात करना चाहते हैं। हाँ, नैयर बहुत इम्प्रेसिव आउटपुट था। आप यकीन माने जो काम अभी वहाँ पे डेस्क्स पे पड़े हुए हैं, ऑफ कोर्स अ लॉट ऑफ द वर्क दैट इज गेटिंग डन इज आल्सो पेटेंटेड एंड शुड रिमेन कॉन्फिडेंशियल इन अ वे कि जी वो उनकी प्रॉपर्टी है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि वो जिस तरह का जो फोकस हमें चाहिए और फोकस से ज़्यादा जो रिजल्ट्स हमें चाहिए, वो हमारे पास डेस्क के लेवल पे अचीव हो रहे हैं। अब मैं मेरे ऊपर एक बड़ा इल्ज़ाम हमेशा ये लगता है कि मुर्तज़ा तुम जहाँ जाते हो, तुम सिर्फ़ बस ये शुगर कोटेड अच्छी-अच्छी मीठी बातें करते हो। अ, और सच्चाई की तरफ नहीं बात करते। देखें, आई हैव ऑलवेज़ बीन अ फ़र्म बिलीवर ऑफ ग्लास हाल्फ फुल राइट, अप्रोच। राइट, राइट। हम येस देयर आर गैप्स। बहुत सारे अब पब्लिक इंस्टीट्यूट्स ख़ास तौर से कैन डू मच बेटर। कराची यूनिवर्सिटी मेरे ज़हन में एक और एग्ज़ाम्पल एक ऐसी आ रही है जहाँ पे कुछ डिपार्टमेंट्स में बहुत अच्छा काम हो रहा है। हाँ, वीव बीन वर्किंग वेरी क्लोज़ली विद कराची यूनिवर्सिटी ऑल्सो और मुझे पता है कि वहाँ पे बहुत पोटेंशियल है इस पूरी रिसर्च इंडस्ट्री को आगे ले जाने को। कराची यूनिवर्सिटी एक और बहुत अच्छी एग्ज़ाम्पल है। जब वहाँ पे अगेन हम जब देखते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर है, अच्छे लोग हैं, इट्स ऑल अबाउट ड्राइविंग दैट जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं और जो अवेलेबल हमारे पास अम, अभी इस वक्त बहुत अच्छा एक वो कहते हैं ना कि वी आर सिटिंग ऑन द ब्रिंक ऑफ समथिंग मच बिगर देन व्हाट इज विजिबल टू अस। और ये चीज़ अगेन कोई एक स्टेक होल्डर अपने तौर पर अकेले में जो है वो हम ज़्यादती करेंगे। हाँ, अगर हम कहें कि जी एकेडेमिया टू बी ब्लेम्ड, हॉस्पिटल्स टू बी ब्लेम्ड, सीआरओज टू बी ब्लेम्ड, लोकल इंडस्ट्री टू बी ब्लेम्ड। रिसर्च जिस तरह मैंने कहा इज ऑल अबाउट एवरीवन कंट्रीब्यूटिंग एंड कोलैबोरेटिंग टुगेदर एंड वी आर गेटिंग देयर। हाँ, हम जा रहे हैं उस डायरेक्शन में जहाँ पे अब हमें क्लियर आगे रास्ते नजर आ रहे हैं। हाँ, हाँ, सो ये मेरा ख्याल है हमें हमें प्रॉब्लम पे बात करनी चाहिए। प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन प्रॉब्लम पे बात करके वहीं अगर सॉल्यूशन की तरफ आपकी कॉन्वर्सेशन नहीं जा रही, ये मेरा ख्याल है सबसे बड़ा मसला है अभी इस वक्त कि को अब उन्होंने क्लिनिकल ट्रायल यूनिट को उन्होंने बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया है। बेसिकली जहाँ जहाँ आपके पास मेडिकल कॉलेज एफिलिएटेड हैं, जिन एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स पब्लिक इंस्टीट्यूट्स, there are lots of other good examples. डाओ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज स्पेशली अगर आप देखें तो वो इट्स अ ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर और वहाँ पे अगेन बहुत पोटेंशियल है एक अच्छा आउटकम आने का। साइलोज में कुछ जगहों पे बहुत अच्छा काम हो भी रहा है। अगर हम बात करते हैं आउटसाइड कराची, सो आप लम्स, मुझे पता है कि लम्स लाहौर में एक बहुत अच्छा काम कर रहा है। यूएचएस ने भी अच्छा कंट्रीब्यूट किया हुआ है इन द पास एंड ऑफ कोर्स वहाँ पे भी एक रिसर्च इम्पेटस रिसर्च फोकस ज़रूर है। कायद आज़म इंटरनेशनल इस्लामाबाद अगेन जो एज ए यूनिवर्सिटी एज ए प्लेटफॉर्म हमें पता है वहाँ पे बहुत कुछ अच्छी एग्जांपल्स हैं। आपके पास ऑफ कोर्स शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल ने एक अच्छा अपना एक पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हुआ है फॉर कंडक्ट ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स। मैं नाम आई एम जस्ट नेमिंग अ फ्यू, हुँ, हुँ, हुँ। देयर आर मेनी अदर प्लेयर्स हाँ, एंड गुड कंट्रीब्यूशन कमिंग इन। सो हम इस चीज़ को, मेरा ख्याल है रादर देन सेइंग कि जी
एकेडेमिया अपना काम नहीं कर रहा है या हॉस्पिटल इंस्टीट्यूट्स अपना काम नहीं कर रहे, कोशिश सब कर रहे हैं और अच्छी कोशिश चल रही है। एक डायरेक्शनल है, डायरेक्शन ही आहिस्ता-आहिस्ता वो किबला दुरुस्त होता जा रहा है। राइट। आपसे बात करके तो ऐसा लग रहा है कि हम कोई फ़िनलैंड में बैठे हुए हैं, जहाँ पर हर महीने जो है वो 40 चीज़ें पेटेंट हो रही हैं और सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है। मुझे थोड़ा-सा ना ये जानना है कि नंबर्स में आप बता सकते हैं कि पाकिस्तान में इस वक़्त कितने क्लिनिकल ट्रायल्स चल रहे हैं, कितने ऑनगोइंग हैं, कितने कंप्लीट हो गया, कंप्लीशन रेशियो क्या है, कितनी एनरोलमेंट्स आ रही हैं? मतलब सिनेरियो ना थोड़ा-सा फर्म होना चाहिए सर, रिजिड नंबर्स चाहिए। नंबर्स अच्छा, सबसे अच्छा सोर्स और नंबर्स अभी अगर हम बात करें, हमने अपनी एक लोकल रजिस्ट्री बनाना शुरू कर दी है, clinicaltrials.gov.pk। ओके, जी हाँ। लाइक द यूएस डिड दैट। जी हाँ, clinicaltrials.gov एक्चुअली आप यूँ समझ लें कि एक यूनिवर्सल यस, आपका वो हब है जहाँ पे हर कोई चाहता है कि अपनी रिसर्च जो है वो वहाँ पे रजिस्टर कर। राइट। अब वो इट कैन बी ऑनगोइंग वर्क, इट कैन बी समथिंग इवन वो ट्रायल्स जो कि शुरू हुए, ख़त्म नहीं हुए, हाँ, वो भी आपको वहाँ पे एक बड़ी लिस्ट ले लिस्ट। लीजिए, यस। अगर हम clinicaltrials.gov को रेफरेंस बनाएं तो वहाँ पे अभी पाकिस्तान में ऑलमोस्ट 3088 इफ आई एम नॉट रॉन्ग वाज अ नंबर वेरी रिसेंटली। एक अच्छा इंप्रेसिव नंबर है। हैविंग सेड दैट, इंटरनेशनल क्लिनिकल ट्रायल्स अगर आप देखते हैं तो वो भी स्पेशली कोविड के ज़माने में बहुत अच्छा एक इन्फ्लक्स आना शुरू हुआ था। इवन पोस्ट कोविड हम देखें तो बहुत सारे आपके पास मतलब एक जिसको मैं अक्सर हमेशा ये अल्फ़ाज़ इस्तेमाल करता हूँ, विंडो शॉपिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है इंटरनेशनल राइट, सस्ती। राइट, राइट। पीपल आर क्यूरियस, पीपल वांट टू सी, पीपल वांट टू नो पाकिस्तान में किस तरह आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं हमारे क्लिनिकल ट्रायल्स में। हम जब उन्हें बताते हैं यहाँ का कि हमारे पास अच्छे जेसीआई एक्रेडिटेड हॉस्पिटल्स हैं, हमारे पास प्रॉपरली क्वालिफाइड सीआरओज़ हैं, हमारे पास अपना लैब का ऐसा नेटवर्क है कि हम आपको जो है वो सेंट्रल एक वो कहते हैं ना लैब सर्विसेज हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। पीपल आर प्लेजेंटली सरप्राइज्ड टू हियर दैट। अगेन ये सब 2019 से पहले नहीं था। 2019 से पहले एक्चुअली 2019 को इसलिए हम एक रेफरेंस बनाते हैं कि ड्रैप ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान 2012 में बनी हुँ, और 2017 में बायो स्टडी रूल्स इंट्रोड्यूस किए गए थे। राइट। इट टुक अस अबाउट अ गुड ईयर और सो एंड आई थिंक बहुत अच्छा था कि वो 1 साल सवा साल का जो है वो मेहनत हुई। लेकिन 2019 में हमने ऑफिशियली बायो स्टडी रूल्स को इम्प्लीमेंट कर दिया। राइट। अब ये दिस वाज़ टू मी द ओनली सिल्वर लाइनिंग इन द हेल्थ केयर इन द क्लिनिकल 0 पॉइंट। इन द रिसर्च इंडस्ट्री फॉर अस के बिफोर कोविड हमने अपनी गाइडलाइंस इम्प्लीमेंट कर दी। राइट। मोर द रीज़न कि कोविड में जब स्पेशली दुनिया भर में उस वक़्त आर-एन-डी का बड़ा फ़ोकस बन गया। आर-एन-डी हर कोई ये बात कर रहा था जी अब पेंडेमिक आया है, इसको डायग्नोज़ कैसे करेंगे, इसको मैनेज कैसे करेंगे, इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी? Thousands and thousands of clinical trials were started in that era. पाकिस्तान ऑल्सो बेनिफिटेड फ्रॉम दैट क्योंकि हमारे पास कई अच्छे ट्रायल्स, वैक्सीन्स के ट्रायल्स, ड्रग्स के ट्रायल्स, कोविड रिलेटेड हमने कुछ पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव्स के ऊपर भी काम किया हुआ है। हमने बड़े इंस्टीट्यूट्स के साथ इंटरनेशनली एक प्रोजेक्ट अगर मैं जस्ट टू नेम हमने गावी के साथ एक फंडिंग थी जिसके अंदर जो कि इंटरनेशनल रिपरकशंस थे उस उनके रिजल्ट्स के। उसकी वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव साइट्स इनफैक्ट इट वाज़ डन इन 2 कंट्रीज़ इन पाकिस्तान एंड इन ब्राज़ील और अल्हम्दुलिल्लाह पूरा का पूरा काम पाकिस्तान से हमने मैनेज किया इवन इन ब्राज़ील। ये सारी वो चीज़ें हैं, मैं ये एग्ज़ाम्पल सिर्फ़ इसलिए दे रहा हूँ कि लोग जब हमसे ये सवाल करते हैं कि पाकिस्तान में तो क्लिनिकल ट्रायल्स होते ही नहीं है। यस, देन नंबर बन बना है। नहीं है। यस। नंबर्स अब हमारे पास अप एंड रनिंग है। अगर हम इंटरनेशनल क्लिनिकल ट्रायल्स का ग्राफ देखते हैं, वो ग्राफ मुझे बहुत खूबसूरत लगता है क्योंकि वो बहुत स्टीपली राइज़ हुआ है फ्रॉम 2021 टू डेट 2025 इट्स बिल्डिंग अप। आपके पास और इसके अंदर अच्छे एवेन्यूज़ ऐड होते जा रहे हैं। सो
अबाउट यही मैं वो जो 3000 के करीब हमारे ट्रायल्स रजिस्टर्ड हैं या हमारी रिसर्च इनिशिएटिव्स जो हमारे रजिस्टर्ड हैं clinicaltrials.gov पे, इसमें इसमें अगर आप इसको मज़ीद डाइसेक्ट करें, तो आपको नज़र आएगा कि बहुत सारे ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ या बहुत सारे ऐसे आउटकम्स जिसमें हम कहेंगे कि जी कोई इंटरवेंशन नहीं हो रही। ओके, राइट। इस तरह के भी काफ़ी सारे काम हो रहे हैं। इस नंबर को इंटरवेंशनल क्लिनिकल ट्रायल्स के नंबर को हमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है एंड वी आर गेटिंग दैट। अम, बड़ी तेज़ी से अगेन मैं आपको सीआरओज़ का बताऊँ जो बहुत इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर्स हैं। ऑफ कोर्स आई नो मेरा अपना एक बायस भी है, मैं एक सीआरओ रन कर रहा हूँ। लेकिन सीआरओज़ अगर मैं हम देखें वे यही 2019 2018 वाला सिनेरियो देखें, 2018 2019 तक पाकिस्तान में सिर्फ 3 से 4 सीआरओज़ थी हू वर डूइंग अ गुड वर्क। यू मीन इट? जी, जी, जी। ओके, राइट। सिर्फ 4 सीआरओज़ जिसमें से एक IQVIA व्हिच इज़ द वर्ल्ड्स वन ऑफ द बिगेस्ट नेम्स, वन ऑफ द बिगेस्ट सीआरओज़ ऑफ द वर्ल्ड, इन फैक्ट प्रोबब्ली द बिगेस्ट सीआरओ ऑफ द वर्ल्ड। IQVIA ने एक्सक्लूसिवली अपना ऑफिस खोला पाकिस्तान में। मैट्रिक्स रिसर्च वाज द फर्स्ट सीआरओ ऑफ पाकिस्तान। 2005 से ये काम मैट्रिक्स रिसर्च ने इनिशिएट किया था। डायमेंशन रिसर्च DRK ये अच्छे बड़े नाम हैं हमारे जो कि अभी इस वक्त लोकल सीआरओ इंडस्ट्री को ड्राइव कर रहे हैं। ये तो 19 से पहले भी थे। ये 2019 में सिर्फ ये 3-4 नाम आपको सुनाई देते थे। राइट। आज 32 सीआरओज़ हैव बीन रजिस्टर्ड बाय ड्रैप। हाँ। ये मज़ीद ये जो गैप फिल अप हो रहा है इसके अंदर कुछ अच्छे प्लेयर्स इमर्ज हो रहे हैं। पीपल आर नाउ इंटरेस्टेड इन ओपनिंग सीआरओज़ इन पाकिस्तान बिकॉज़ लोगों को नज़र आ रहा है कि ये एक ऐसा एवेन्यू है जहाँ पे अभी येस देयर इज़ अ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, देयर इज़ अ गैप बट देयर इज़ अ बिग अपॉर्च्युनिटी। जो सबसे मैं कहता हूँ ब्रेड एंड बटर काम एक सीआरओ का होना चाहिए और ऑन मोस्ट पार्ट्स है भी, वो यही है कि हमें इंटरनेशनल मार्केट में से ये क्लिनिकल ट्रायल्स और क्लिनिकल रिसर्च को पाकिस्तान लाना है। और ये अल्हम्दुलिल्लाह अगेन आई एम वेरी हैप्पी टू सी दैट दिस नंबर ऑफ सीआरओज़ हैज़ Yes. grown up so much. ऑल दैट मीन्स इज़ हम अब सब मिल के इस केक के साइज़ को बड़ा कर रहे हैं। यस, 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 एवेन्यूज़ बढ़ रहे हैं, रिसर्च के भी एवेन्यूज़ बढ़ रहे हैं। ये मार्केट के एक्सपेंड होने का मतलब है कि मार्केट को अब नीड भी तो बढ़ रही होगी, जभी तो ये एक्सपेंड कर रहे हैं। और जब नीड बढ़ रही है तो इसका मतलब रिसर्च का होराइज़न भी लोकल लेवल पे वो बड़ा होता जाएगा। और इसी को हमें फ़ोकस रखना है अपने आप को बड़ा वो कहते हैं ना अब नाउ इज़ द टाइम टू एक्ट। मैं एक और इनिशिएटिव की ज़रूर बात करना चाहूँगा बिकॉज़ अगेन दिस वाज़ समथिंग दैट वाज़ डन बाय इन्वॉल्विंग ऑल द स्टेक होल्डर्स ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स एंड क्लिनिकल रिसर्च। अभी रिसेंटली फ़रवरी में हमने फर्स्ट इंटरनेशनल क्लिनिकल ट्रायल कॉन्फ्रेंस की। फर्स्ट इन द ट्रू सेंस ऑफ राइट। द नेम अगर हम मैं कहना चाहूँ बिकॉज़ पहले कई और इंस्टीट्यूट्स ने की थी। आगा खान और नम्स ने 2 बड़े इदारे हमारे इन्होंने मिल के इसको इसको इनिशिएट किया और ये जैसे मैंने कहा फ़रवरी में ही हुई थी सो अभी उसकी यादें ताज़ा हैं। इट वाज़ अ वंडरफुल, वंडरफुल इवेंट फॉर ऑल ऑफ अस, फॉर ऑल द स्टेकहोल्डर्स। Why do I say that? Because हमने कई आई थिंक अबाउट 20 to 25 इंटरनेशनल डेलीगेट्स को हमने बुलाया था। WHO की पूरी टीम वहाँ पे थी। हमारे रेगुलेटर्स, ड्रैब की पूरी टीम, नेशनल बायोएथिक्स कमेटी की टीम वहाँ पे ओके। थी। आपके जितने क्लिनिकल ट्रायल साइट्स दैट आर एक्टिवली वर्किंग उनके की स्टेक होल्डर्स वहाँ पे थे, तमाम सीआरओज़ वहाँ पे थे। All of us sat together for a good 2 days. कुछ पहले वर्कशॉप्स नम्स में हुई। एक अच्छा बड़ा डिटेल्ड एजेंडा हमने बनाया ग्रेट, था ग्रेट, ग्रेट। और वो जो हमें वो अपने आप को कहते हैं ना कि वी हैव टू पुट आवरसेल्व्स ऑन द मैप नाउ। उसकी मैं समझता हूँ जो सबसे बेहतरीन उसका तरीका है वो यही है कि तमाम स्टेक होल्डर्स अब नाउ इज़ द टाइम अब मिल के इस एक फोकस को बरकरार रखें कि अब हमें पाकिस्तान को इस इंडस्ट्री के अंदर अच्छे तरीके से लेबल करवाना है एज़ द गो टू प्लेस। ओह ग्रेट, ग्रेट। सर हमने एकेडमिया की बात की, हमने सीआरओज़ की बात कर ली,
ज़रा बात करते हैं रेगुलेटरी बॉडी की। पाकिस्तान में कौन-सी रेगुलेटरी बॉडी कौन-सी ड्रैप, हैक, इनके डायरेक्टिव्स क्या हैं? आज हम बैठकर इनके किन इक़दामात को देखें जो रीसेंट पास्ट में हों, जिस पर हम होपफुल हों कि आगे चलकर ये इक़दामात जो है ना, अच्छा रिज़ल्ट ला सकते हैं। नहीं, ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है ये, क्योंकि अगर हम दुनिया भर में हम इस इंडस्ट्री की अ, जो आप ये कह लें कि उसका जो एक कैलिब्रेटिंग पॉइंट है, वो है कि वहाँ के उस कंट्री के रेगुलेशंस कितने कंड्यूसिव टू वर्क एंड कितने सपोर्टिव टू द इंडस्ट्री। तो पहले हम कहते हैं कि ड्रैप के क्या इक़दामात उसने रीसेंट पास्ट में लिए हैं कि जो बता रहे हैं कि आगे चल के कुछ अच्छा हो सकता है? अच्छा, रैप नेम अगर अगेन अगर हम रैप में देखें, एक डिवीजन एक्सक्लूसिव डिवीजन है क्लिनिकल फार्मेसी डिवीजन। क्लिनिकल फार्मेसी डिवीजन कब से सर ये? डिवीजन हैज़ बीन अराउंड फॉर अ लॉन्ग टाइम, लेकिन मतलब जिस तरह रैप ये है, लेकिन इसका ये जो 2019 में इम्प्लीमेंटेशन बायो स्टडी रूल्स की करवाई, ये क्लिनिकल फार्मेसी डिवीजन ने करवाई। ओके, राइट। और इसमें जो लोग बैठे हुए हैं, जिस तरह का हम वहाँ पे इनिशिएटिव की आप बात कर रहे हैं, आई कैन टेल यू फॉर अ फैक्ट कि अम, आप ड्रैप के उस सेक्शन में जब जाते हैं, आपको ये फीलिंग नहीं आ रही होती कि आप कहीं किसी गवर्नमेंट इदारे में घूम रहे हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा कोलैबोरेटिव नेचर है उस पूरी टीम का। आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी टू सी जिस तरह, एंड अगेन आई वुड लव टू नेम डॉक्टर उबैद, सो जो अभी इस वक्त करंट सीईओ ऑफ ड्रैप है। Dr. Ubaid was again, he was involved with this clinical pharmacy division for है तो ये भी 2-3 महीने पहले की बात है ना? जी हाँ, लेकिन पहले से रिसेंटली अभी सीईओ अपॉइंट हुए हैं, लेकिन उन्होंने आई आई थिंक तमाम इदारों में ड्रैप के काम किया हुआ है, तमाम सॉरी डिफरेंट डिविजन से काम किया हुआ है। क्लिनिकल फार्मेसी डिवीजन में के भी वो डायरेक्टर एंड ही वाज बेसिकली द चेयरपर्सन ऑफ द क्लिनिकल साइंटिफिक कमिटी। ओके, ये सीएससी जो है ये अप्रूवल्स देती है सो टू से क्लिनिकल ट्रायल्स ठीक है। के। आई नो फॉर अ फैक्ट, मैंने खुद ये मूवमेंट देखी है। जब आप बात मुझसे सवाल ये करते हैं कि क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं ड्रैप की तरफ से, रूल्स बना दिए गए, गाइडलाइंस बन गई, राइट। अब उनको इम्प्लीमेंट करने में यकीनन कहीं ना कहीं कोई एक गैप आइडेंटिफाई होगा, या कोई ऐसे एरियाज आइडेंटिफाई होंगे जहाँ पे हम कहें कि जी इसको थोड़ा और बेहतर किया जा सकता है। वो रियल टाइम में हमेशा रहेगा। और वो दुनिया भर में ऐसा ही है, तमाम रेगुलेशंस। एफडीए अभी इस वक्त सबसे एक्टिव अगर हम देखें रेगुलेटिंग बॉडी फॉर क्लिनिकल रिसर्च एंड क्लिनिकल ट्रायल्स, वो भी बड़े फ्रीक्वेंटली अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस में चेंजेस लाते रहते हैं। चीज़ें पकड़ते भी हैं, डालते भी हैं, Right. ये सब लो भी करते हैं। इतनी तेजी से अब साइंस एडवांस कर रही है, अब आपकी डिजिटलाइजेशन आजकल एक बड़ा फेवरेट वर्ड बना हुआ है। हर बड़ा फैंसी सेक्सी वर्ड नॉट ये इसकी वजह सिर्फ यही है कि ये इसने लिटरली टेक ओवर किया हुआ है तमाम हर तरह के कामों को। रिसर्च भी इज नॉट अवे फ्रॉम इट, रिसर्च में भी बाय द वे ये बहुत इसका इम्पोर्टेंट रोल है। हम उस पे आएँगे। हम उस पर आएंगे। ड्रैप की इनिशिएटिव्स बता रहे थे आप। इनिशिएटिव्स अगर मैं ड्रैप की बात करूं, देखें ये अनहर्ड ऑफ है, मुझे जो पता है इन द रीसेंट हिस्ट्रीज ऑफ हम रेगुलेटिंग बॉडीज के एक रूल या एक गाइडलाइन 2019 में बनाई, 2024 उसका फर्स्ट रिवीजन भी कर दिया। ये रिवीजन क्यों किया? क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी थीं जिनको इमीडिएटली ठीक करने की ज़रूरत थी। अब वो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए रेगुलेटर्स का भी, और वो अलाइनमेंट होनी चाहिए रेगुलेटर्स की विद द स्टेक होल्डर्स हु आर वर्किंग ऑन दिस। मैं आपको आई नो मैं पब्लिक फोरम पे बात कर रहा हूँ, और मैं आपको बड़ा कॉन्फिडेंटली बहुत क्लियरली बता रहा हूँ कि हमारे रेगुलेटर्स अभी इस वक्त दे आर डूइंग अ ब्रिलियंट जॉब। What they are doing is really helping us portray Pakistan properly as a good quality regulated country. रेगुलेशंस में का जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है वो है कि उसकी ट्रांसपेरेंसी कितनी है प्रोसेस की। तो आपने एक एप्लीकेशन अगर दी क्लिनिकल ट्रायल, लेट्स से आपने
आप एक सीआरओ हैं नहीं यार, और आपके पास कोई इंटरनेशनल स्पॉन्सर आया कि जी मुझे ये फला क्लिनिकल ट्रायल करवा दो, आपका पहला स्टेप यही होगा कि जी आप उसको थ्रू अप्रूवल्स गुजारें। यस अब वो उसके मल्टीपल उसके स्टेजेस होते हैं, पहले आपको एथिकल रिव्यूज करवाने होते हैं, इंस्टीट्यूशनल रिव्यूज, अपने अपने लोकल जो इंस्टीट्यूट से ईआरबीज पे जाते हैं हम। आईआरबीज से आप अपने सबसे पहले आप अपने अप्रूवल्स लेते हैं या एथिक्स कमेटी से। फिर आता है नेशनल बायो एथिक्स कमेटी, अ सेंट्रल एथिकल बॉडी। एनबीसी अगेन, हम अगेन हमारा क्योंकि बहुत फ्रीक्वेंटली उनसे सारा वास्ता रहता है। आई नो फॉर अ फैक्ट अगेन कि आजकल इज वर्किंग अंडर एनआईएच ऑल्सो, हो गया भाई। सो बहुत काबिल लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं, पीपल हु आर चैम्पियंस ऑफ एथिक्स। वहाँ से हमें अगेन एक बहुत अच्छा एक पॉजिटिव वाइब भी ये वाली बात का आ रहा होता है कि एक डिटेल में एथिकल रिव्यू हर एप्लीकेशन का जो है वो खत्म हो रहा है। एनबीसी के बाद नेक्स्ट स्टेप आपका आता है ड्रैप। पाकिस्तान में ही है ना ये? जी, 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 अच्छा, जी, ठीक जी, है, और ठीक ये मुझे अंदाज़ा है कि लोगों को ये सारी चीज़ें पता ही नहीं है अभी। हाँ, क्यों सर मैं देखें मैं तो क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ, जो पब्लिक का परसेप्शन है। सही। मैं तो वो क्वेश्चंस पूछूँगा, जब आप इतनी अच्छी बातें करते हैं कि वहाँ पे सिस्टम ये है, अभी आपने कहा ट्रांसपेरेंसी और अब आप उसकी इंक्रीज़िंग की बात कर रहे हैं कि कितनी अच्छी मूवमेंट्स हो रही हैं वहाँ पे डाटा की। कितना ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस की बात कर लेते हैं, ईज़ ऑफ डूइंग रिसर्च की बात करते हैं, आप ये बताना चाह रहे हैं। सुन के लग रहा है पाकिस्तान में नहीं है ये। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं नैय्यर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जनरली मैं जनरल अवाम की परसेप्शन नहीं, मैं आपको हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की परसेप्शन बताता हूँ। ड्रैप के इनिशिएटिव्स की बात करें, ड्रैप ने जिस तरह मैंने बात की कि जी गाइडलाइंस इन्होंने जो है वो बहुत जल्द रिवाइज़ की है और उसके अंदर कुछ बहुत अच्छे फ्रेंडली, इंडस्ट्री फ्रेंडली चेंजेस अमेंडमेंट्स इंट्रोड्यूस करवा दी। ड्रैप में बड़ा एक्टिवली आजकल काम हो रहा है कि हर चीज़ ई एप्लीकेशन पे चली जाए, इलेक्ट्रॉनिकली हर चीज़ सबमिट हो, हाँ। इलेक्ट्रॉनिकली आपको पूरी विजिबिलिटी मिले किस स्टेज पे है एप्लीकेशन, क्या उसके अंदर अभी मज़ीद मतलब शॉर्टकमिंग्स हैं, और क्विक रिस्पॉन्स टाइम हो। ड्रैप ने 2019 से लेके 2025 में उनका जो लर्निंग कर्व था वो वी आर विटनेसेस ऑफ इट। आई एम अ विटनेस ऑफ दिस हुँ, कि वो कितना स्टीप रहा है वो लर्निंग कर्व। ग्रेट, ग्रेट। चीज़ें कितने जल्दी स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश की जा रही हैं, ये वी आर सीइंग दिस प्रैक्टिकली। हाँ, हमें शुरू में शिकायत हमेशा ड्रैप से ही होती थी कि जी हमें ये नहीं पता होता कि आप ये सीएससी मीटिंग कब करेंगे, क्लिनिकल यस। साइंटिफिक कमेटी अप्रूवल के लिए कब बैठी। बीच में कुछ और भी बड़े खतरनाक किस्म के चैलेंजेस आए कि जी क्लिनिकल साइंटिफिक कमेटी को रिन्यू करवाने के लिए नेशनल असेंबली से उसका अप्रूवल लेना ज़रूरी था। थोड़ा पॉलिटिकल टर्मोइल वाला टाइम था वो 2022-23, यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, फेडरल इश्यूज़ यस। रेजिम एंड फेडरल इश्यूज। 8 महीने तक क्लिनिकल साइंटिफिक कमेटी काम नहीं कर रही थी बिकॉज़ द न्यू कमेटी वाज़ नॉट अप्रूव्ड एंड वाज़ नॉट अपॉइंटेड। बट वहाँ से अच्छा ठीक है वो एक सेटबैक हमारा था, लेकिन वहाँ से आज की अगर हम ये पिछले 2 सालों में देखें, मैं आपको बड़ा क्लियरली कोई नहीं यार, आप खुद जाके ऑनलाइन आप देख सकते हैं कि क्लिनिकल साइंटिफिक कमेटी की अगली मीटिंग कब होगी। उन्हें प्रॉपर अपने आप को ऑर्गेनाइज़ करके ड्रैप ने उनके एजेंडा जो है वो सामने रखना शुरू कर दिए हैं। हमारे पास आई नो मैं देखिए मैं बिल्कुल आई बिलीव इन ट्रांसपेरेंसी, बिलीव इन ऑनेस्टी। देयर इज़ स्टिल अ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, देयर विल बी रूम फॉर इम्प्रूवमेंट ऑलवेज़। अगर हम इस पे बात नहीं करेंगे तो हम शायद सबसे बड़ी गलती यही करेंगे कि हम कहें कि जी नहीं हर चीज़ सब बहुत अच्छी है। रूम फॉर इम्प्रूवमेंट है। लेकिन जो मैं बात अगेन मैं आई नो मैं पब्लिकली सबको बताना चाहता हूँ वो ये है कि as far as the clinical trials regulations are concerned, चीज़ें बहुत अच्छे डायरेक्शन में बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ रही हैं। लास्टली मैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव, डब्ल्यूएचओ ने जितना ज़्यादा आजकल फोकस अपना क्लिनिकल रिसर्च और क्लिनिकल ट्रायल्स पे बनाया हुआ है, हमारे रीजन में पाकिस्तान एक उनका टारगेटेड कंट्री है जिसके ऊपर वो बड़ा एक्सक्लूसिव फोकस करके ड्रैप के साथ मिलके इसके ऊपर काम कर रहे हैं कि हमें
अपने इंफ्रास्ट्रक्चर और अपने ओवरऑल पॉलिसीज फॉर क्लिनिकल ट्रायल्स एंड क्लिनिकल रिसर्च को किस तरह इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक और मज़ीद इम्प्रूव किया जाए। कई और चीज़ें ऐसी भी हो रही हैं जो कि ऑफ कोर्स इंडस्ट्री को जो है वो शायद वो उस तरह विजिबल नहीं होती। मैं फार्मा इंडस्ट्री की बात अभी हम आते हैं सर, ड्रैप नेशनल लेवल पे, फेडरल लेवल पे ये काम कर रही है। अगर मैं आवाम की साइड से बात करूँ तो सेहत और ये सब चीज़ें, तालीम, ये सब तो सूबाई मामलात हैं। कुछ रोशनी डालना चाहेंगे कि क्या ऐसा है? सूबाई वर्सेस फेडरल ये अच्छा एज फार नहीं, नहीं, मैं रिफ्रेश करता हूँ। एज प्रोविंशियल लेवल पे रिसर्च के लिए क्या इक़दामात हो रहे हैं? अच्छा मैं अगर अगर रेगुलेटरी बॉडी की बात करें, रेगुलेटरी बॉडी हमेशा फेडरल फेडरल मैं रेगुलेटरी बॉडीज़ से बाहर आ गया। ट्रैक का हुँ। के प्रोविंशियल ऑफिसेस भी हैं। हाँ। हमें प्रोविंशियली अगर हम गवर्नमेंट इदारों की बात करें या उनके सपोर्ट की बात करें, रेगुलेटर्स की बात करें, रेगुलेटर्स कभी भी आपके यू प्रोविंशियली डिवाइड नहीं होने चाहिए, राइट। क्योंकि वो पूरे पाकिस्तान के लिए एक फेडरल आपकी बॉडी होनी चाहिए और वो वही हमारा भी इस वक्त तरीक़ेकार भी है। हैविंग सेड दैट आपके रीजनल ऑफिसेस भी इन्वॉल्व होते हैं अब इस तरह में, जब इम्पोर्ट लाइसेंस लेने होते हैं, एक दफ़ा अगर एक गुलाब का काम अप्रूव हो गया, उसके बाद इम्पोर्ट लाइसेंस के लिए हमें अगर हम सिंध में हैं तो हमें कराची के ड्रैब ऑफिस से आना है। वहाँ पे अगेन अब मैं अगेन शुरू करूँ जब 2020-21 में जब मैंने ये काम यहाँ पे एज एन इंडस्ट्री करना शुरू कर दिया था। जो चीज़, जो बैरियर्स, जो डिफ़िकल्टीज़ हमें 2021-22 में इम्पोर्ट लाइसेंस के लिए थी, अब वो पूरा प्रोसेस बहुत स्मूथ हो गया है। अब वो उसमें हर चीज़, एवरी पज़ल पीस हैज़ बीन पुट टुगेदर टू मेक अ बिग ब्यूटीफुल पिक्चर। आप जवाब नहीं देना चाहते, हम आगे चलता हूँ। अच्छा, एकेडमिया की बात कर ली सर, रेगुलेटरी बॉडीज़ की बात कर ली, रिसर्च सिनेरियोज़ की बात कर ली। अब आते हैं, मेरा बड़ा इंटरेस्ट है फार्मास्यूटिकल्स, लोकल फार्मास्यूटिकल्स। सर थोड़ा-सा गाइड करें कि हम इसको मज़ीद इस गुफ्तगू को गर्म करें इससे पहले कि पाकिस्तान में फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनाइज़ेशंस, ऑफ़िसेज़, कंपनीज़ और इंडिया में, बांग्लादेश में, ईरान में, चाइना में, ईयू की बात करें, इट्स अप टू यू, कि फार्मास्यूटिकल्स की अपनी इन्वॉल्वमेंट, अपनी फंडिंग, अपने इनिशिएटिव रिसर्च के लिए क्या है और इस वक्त पाकिस्तान का क्या सिनेरियो है? पाकिस्तान की अगर हम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को थोड़ा-सा डाइसेक्ट करें, मैं पहले पाकिस्तान की बात करूँगा, जी, जी, प्लीज़। कंपेयर भी करते हैं ठीक। इंटरनेशनली, क्योंकि ये एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अम, पाकिस्तान की अपनी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, मैंने यार आप इंडस्ट्री को बिलॉन्ग करते हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं, इज़ प्राइमरीली ड्रिवन बाय आवर नेशनल जेनेरिक कंपनीज़ नाउ। यस, मल्टीनेशनल्स बड़ी तेज़ी से श्रिंक हो चुकी हैं। हमने भी मतलब मैं जब करियर के शुरू में 2006-2007 में जब मैं आया था, उस वक़्त सबका बस एक ही वो बात होती थी कि मल्टीनेशनल कोई कंपनी पकड़ लो तो बस ज़िंदगी सेट हो जाएगी। फिर वहाँ से लोगों की मैय्यत होती है। यस। और अभी लास्ट हमने पॉडकास्ट जो किया, सेकंड लास्ट, हसनैन रज़ा साहब के साथ, तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली। उन्होंने कहा कि जब हमारा टॉपिक भी यही था कि मल्टीनेशनल फार्मर डाइंग, तो अगर कोई डाई हो रहा है तो उसका बेनिफिशियरी कौन है? लोकल है, और लोकल के पास जेनेरिक के अलावा ऑप्शन नहीं है। एंड ही स्टेटेड दैट कि 20 और 80 में अब डिवाइड हो गया है। पहले 80 जो है एमएनसीज़ के पास था, लेकिन अब जो है 80% जो है वो नेश नेशनल, और नेशनल का मतलब हमारे पास जेनेरिक के अलावा मेरे ज़हन में तो कुछ नहीं आता। ऐसे तो हाँ, इस वक़्त सब कुछ जो है लोकल फार्मर्स के पास है और लोकल के पास जेनेरिक है। या अब लोकल फार्मर्स जेनेरिक इंडस्ट्री अपनी रिसर्च, अपने आर-एंड-डी प्रोजेक्ट्स अभी इस वक़्त पाकिस्तान में नहीं हो रहे। इसकी कई वजूहात हैं। जेनेरिक इंडस्ट्री अगेन अभी एक कंप्लीट एक्सक्लूसिव फोकस उनका इसी चीज़ के ऊपर है, वो जो एक कमर्शियल
element of expenditure. यस समझ रहे हैं सर तीन समझ रहे हैं हमारे 3 फेवरेट अल्फाबेट्स जिसको फार्मा इंडस्ट्री में बड़े फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल किया जाता है, आर, द ओ एंड द आई। आई ROI ये इस वक्त लोकल इंडस्ट्री में इसके ऊपर बहुत फोकस है। अगर एक्सपेंडिचर कहीं रिसर्च की बात करें, अच्छा मैं अगेन प्लीज डोंट गेट मी रॉन्ग व्हेन आई एम सेइंग ऑल दिस, अच्छी कंपनीज हैं, कुछ बड़ी कंपनीज हैं जो अपने तौर पर अच्छा इनिशिएटिव लेने की कोशिश कर रही हैं और काम भी कर रही हैं। गेट्स ऑफ कोर्स मैं नाम लेना चाहूँगा कि जिस तरह उन्होंने कई इनिशिएटिव्स ऐसे लिए हैं, एक दो नहीं कई इनिशिएटिव्स जो कि बहुत खुशाइंद हैं हमारी लोकल इंडस्ट्री के, जो कि बहुत अच्छी प्रैक्टिसेस हैं फॉर अ लॉट ऑफ अदर कंपनीज टू फॉलो। कुछ और अच्छे नाम हैं। अच्छा गेट्स में अगेन जिस तरह जितनी तेज़ी से अब उन्होंने अपनी मेडिकल टीम को उन्होंने बिल्डअप करना यस किया है। पब्लिक हेल्थ की पूरी एक उन्होंने अलग अपना एक डिपार्टमेंट बनाया है, डिवीज़न बनाया है, जो शायद कोई और लोकल फार्मा नहीं कर रही। बहुत सारे अगेन उनके फोकस इन्हीं चीज़ों पे है कि जी वो एकेडेमिया और इंस्टीट्यूट्स एंड एकेडेमिया एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को भी ब्रिज करने की बातें कर रहे हैं। अभी इंशाल्लाह आई होप कि इन वेरी नियर फ्यूचर हमें कुछ एक्टिवली वो चीज़ें होती हुई भी दिखें। बट आई नो फॉर अ फैक्ट कि वो जो नॉइज़ लेवल है वो बड़ा अच्छा क्रिएट किया हुआ है गेट्स ने अभी, एंड व्हिच इज़ अ ग्रेट थिंग फॉर द लोकल इंडस्ट्री। साथ-साथ लेकिन आपके और भी प्लेयर्स हैं। 1 ट्रिलियन रुपीस में 75 बिलियन बाकी का सिनेरियो क्या है बॉस यही अभी इस वक़्त जिसको मैं कहूँगा रूम फॉर इम्प्रूवमेंट है। रूम फॉर इम्प्रूवमेंट हमारी इसी बात की है कि हम किस तरह अपने जो मार्केटिंग एक्सपेंडिचर है, इस मार्केटिंग एक्सपेंडिचर में कितना रूम बना सकते हैं हम टुवर्ड्स रिसर्च, इसमें अभी रूम फॉर इम्प्रूवमेंट है। हम बहुत सारी इनफैक्ट वो जितने बड़े नाम हैं हम उन सब के पास बड़ा फ्रीक्वेंटली जो है विजिट करते रहते हैं। वी डूइंग वर्क विद मैनी ऑफ द बिग नेम्स एज वेल अल्हम्दुलिल्लाह। हम निसामी के साथ काम कर रहे हैं। हम हिल्टन फार्मा के अच्छे रिसर्च के कुछ इनिशिएटिव्स हैं। फार्मीवो ऑफ कोर्स इज़ अ नेम जो ज़रूर लिया जाए बिकॉज़ उन्होंने ये मैं कहूँगा ये ट्रेंड शुरू किया कि एकेडमिक मार्केटिंग जिसको हम कहें इन द शेप ऑफ रिसर्च, देयर ऑफ कोर्स they're playing a huge role. I would specially like to highlight फिरोज सन्स, जिस तरह उनका मुझे पता है वहाँ पे बहुत कम कंपनीज ऐसी हैं जहाँ पे आप जाते हैं तो आपको वो बड़ा अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है विच इज़ कंड्यूसिव टू एन एजुकेशनल एंड टू जबकि अगर रेवेन्यू में देखें तो कोई बहुत बड़े रेवेन्यू कमाने वाली कंपनी नहीं है फिर वैसे बट उन्होंने डायरेक्शन आ रही हैं इस चीज़ को बड़ा एक्सक्लूसिव फोकस रखा हुआ है कि दे वांट टू वर्क ऑन क्वालिटी, एंड दिस इज ये जो मैं नहीं यार देखें अभी इस वक्त जो चीज़ बहुत ज़रूरी है हमारी लोकल इंडस्ट्री को समझने की, वो ये है कि हम किस तरह मिल के अब अपने हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर पे थ्रू रिसर्च कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। मैं आपको अब मैं कुछ मसाइल की भी बात करूं तो मैं सिर्फ अच्छी अच्छी खुश खुश बातें कर रहा हूँ। मसाइल जो अनफॉर्चुनेटली अभी इस वक्त एक बड़ा मसला बनता जा रहा है वो ये है कि हमारे पास अपने लोकल पॉपुलेशन की का डेटा नहीं है। ये आपने हमेशा से यस इंडस्ट्री में यार हर लिंक्डइन पे ना तीसरे पोस्ट पे पड़ा होता है कि बिग डाटा का ये फायदा है वो फायदा है और मैं आई वाज थिंकिंग कि बिग डाटा होगा तो तुम उसको एनालाइज करोगे हाँ यूटिलाइज करेंगे। AI is all about big data. Yes. It's all about knowing what the trends are. बिग डाटा तो AI नहीं बनाया कर देगा और वो नहीं बना के दे सकता। यहाँ हमारी अब हमें इंडस्ट्री का सपोर्ट चाहिए। अभी और इंडस्ट्री में मैं सिर्फ लोकल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूँ। इंडस्ट्री का एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हमारा फिजिशियन और हमारा क्लिनिशियंस और हमारे डॉक्टर्स हैं या या जो रिसीविंग एंड पे हैं फॉर द मार्केटिंग एफर्ट्स ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री।
हमारे मार्केटिंग एफर्ट्स ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बहुत सोच समझ के और केयरफुली अपने अल्फाज इस्तेमाल ठीक है। करना चाह रहा हूँ बिकॉज मुझे पता है अम, अगर फिजिशियंस की तरफ से अगर हमारे ये जो सो टू से हमारी जो सोसाइटीज बहुत सारी अभी और बहुत एक्टिवली बहुत अच्छा काम कर रही हैं। हमने पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ नेफ्रोलॉजी के साथ बहुत अच्छा जो है कई इनिशिएटिव्स लिए हुए हैं और दोज आर अगेन सम थिंग्स दैट किसी रजिस्ट्री की भी बात हो रही थी इसकी। जी हाँ, रियल वर्ल्ड डेटा, रियल वर्ल्ड एविडेंसेस, रजिस्ट्रीज, डिजीज रजिस्ट्रीज, ये वो चीजें हैं जिसके अंदर लोकल इंडस्ट्री बहुत अच्छा अब फोकस और सपोर्ट दे सकती है। राइट। और यहाँ पे हम सबको मिल के ये एफर्ट करनी हो कि हम किस तरह अब ये देखें दौर आगे का फ्यूचर ना बल्कि फ्यूचर नहीं मुझे कहना चाहिए प्रेजेंट हमारा दौर जो है वो है डेटा। ये वर्ड बहुत क्रिटिकल होता जा रहा है। हमें इधर इंडस्ट्री की तरफ से एक बहुत उम्मीद है कि शुरू कहीं से तो करें, यहाँ से क्यों ना शुरू करें। डॉक्टर मुर्तज़ा, मैं तो इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ। बहुत मुख्तसर सी नॉलेज है। मुझे फार्मास्यूटिकल वालों की तरफ से अगर मैं आपसे एक सवाल करूं, सोसाइटी को बेनिफिट होगा लॉन्ग टर्म में, एक्सेप्ट इट। हेल्थ केयर का डाटा डेवलप होगा आगे चल के, हम उसके ऊपर डिसीजंस ले सकते हैं, नेशनल लेवल पर भी और लोकल्स भी। बहुत अच्छी चीज़ है। आप और हम हमेशा तैयार हैं इस चीज़ के लिए। फार्मास्यूटिकल में अगर जाते हो आप और आपने नब नाम भी लिए, तो 6-7 कंपनीज पे वो लिस्ट ख़त्म हो गई। 700 कंपनीज हैं। चल हम 700 को नहीं कहते कि वो तो रेवेन्यू भी नहीं है बेचारों का, 100 तो है ना अच्छी कंपनी जिनके पास रेवेन्यू है। डॉक्टर मुर्तज़ा, आप 4 बातें या 5 बातें बताएं कि यार तुम अगर ये रिसर्च इनिशिएट करते हो तो तुम्हें डायरेक्ट बेनिफिट्स ये 4-5 होंगे। जवाब देना चाहें तो दें आप। 5 क्योंकि आपने 5 कहा तो ये मुझे अब सोचना पड़ेगा कि ये 5 नंबर तक मैं कैसे पहुँचूँगा। देखें, बात ये है कि हमें इस फ्रेम ऑफ माइंड से निकलने की ज़रूरत है कि हर मार्केटिंग एफर्ट क्योंकि मैं खुद मार्केटिंग शूज़ में बहुत अरसा रहा। यस, ऑब्वियसली। फार्मा almost all of my career has been revolving around the marketing efforts of pharmaceutical industry. फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग वैसे ही एक कन्वेंशनल मार्केटिंग से डिफरेंट एरिया है। हम मार्केटिंग मैंने क्योंकि एमबीए किया हुआ है, मार्केटिंग के कोर्सेज मैंने पढ़े हुए हैं, किताबी बातें मार्केटिंग की ये होती हैं कि जी आप वांट्स एंड नीड्स ऑफ कस्टमर्स को एड्रेस करें। हमारा फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग इसलिए एक डिफरेंट डोमेन है क्योंकि आप डायरेक्ट एंड कंज्यूमर से इंटरेक्ट तो नहीं कर रहे। यस, एग्जैक्टली। आपका जो कस्टमर डिसीजन मेकर से कर रहे हो आप। वो आपके फिजिशियंस हैं, वो आपके प्रिस्क्रिप्शन राइटर्स हैं। यस। आ, उनसे आपने अपना बिजनेस ड्राइव करना है। हमने पूरी उम्र यही सीखा है फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग में कि जी आप किसी तरीके से अपने कस्टमर का अगेन अपने फिजिशियंस का डॉक्टर्स को आप इन्फॉर्म्ड इंफॉर्मेशन दें। यस। तो आप अपने फीचर्स की बात करें, अपने बेनिफिट्स की बात करें, एक बैलेंस्ड बात करें, अगर कोई साइड इफ़ेक्ट्स हैं तो उसको ज़रूर बताएँ, ताकि मरीज़ को आखिर में डॉक्टर सोच समझ के अच्छा फ़ैसला कर सके। ये पूरा जो फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग का ये जो पूरा साइकिल है, ये पूरा प्रोसेस है, ये ड्राइड अप फ़ील कर रहा था हमेशा से और कर रहा है अभी भी टू एन एक्सटेंट क्योंकि हम जब अपने मरीज़ की पिक्चर पेंट करने जाते हैं डॉक्टर के पास, हमारे पास अभी भी वो लोकल डेटा का फुकदान है। यस। सो फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग इंडस्ट्री को सबसे बड़ा बेनिफिट रिसर्च पे स्पेंड करने का यही है कि आप अपनी पर्सनलाइज बातें बाद में इवेंचुअली अगर आप अपनी प्रोडक्ट्स के साथ लोकलाइज्ड पाकिस्तान की बातें करना चाहते हैं, उसके लिए आपको पहले पाकिस्तान के नंबर्स बताऊं।
मैं इसीलिए देखिए मैं कभी भी मैं वॉच इंडस्ट्री का हिस्सा रहा हूँ बड़े अरसे तक। मुझे अच्छी तरह पता है कि वहाँ पे क्या चैलेंजेस होते हैं। मैंने लोकल कंपनीज़ में भी मैंने हिल्टन में भी काम किया हुआ है और मुझे अच्छी तरह इस बात का अंदाज़ा है क्योंकि मैंने एबर्ट और हिल्टन में आप इन 2 कंपनीज़ में मैं कई दफ़ा स्विच करता रहा हूँ। 2 दफ़ा मैं एबर्ट गया, 2 दफ़ा मैं हिल्टन आया। हुँ। माय अ, दोनों मोहब्बतों को भूल नहीं पाया। ऐसा ही है मैं इन दोनों कंपनियों का मैं जितना मैं मतलब मैं आई नो कि आई एम इंडेटेड यस, टू बोथ दीज़ प्लेटफ़ॉर्म्स दैट्स ट्रू। फॉर व्हाटएवर आई एम राइट नाउ। लेकिन एमएनसी एंड लोकल माइंडसेट अप्रोच इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करूं आपको आई नो कि वो जो एमएनसी अप्रोच हम हमेशा जो है जिसको वो कहते हैं ना कि लुक अप टू किया जाता था लोकल कंपनीज में वही चीज मैंने ओवर द इयर्स बहुत अच्छे तरीके से अडेप्ट होते हुए देखी और फिर आहिस्ता आहिस्ता स्लिप होते हुए भी देखी। यस, यस। रिसर्च कभी क्वांटिटेटिव आरओआई अगर आप मुझसे और जो मुझसे अक्सर हमारे जो बंद कमरों में जो हमारी कॉन्वर्सेशंस हो रही होती हैं विद द की डिसीजन मेकर्स इन द लोकल इंडस्ट्री वो सवालात मेरा ख्याल है अब हमें उन वी हैव टू मूव बियॉन्ड दैट। मेरा क्या फायदा होगा ये इसमें से मेरा लफ्ज हटाना होगा बहुत खूबसूरत। और हमारा क्या फायदा होगा के ऊपर अगर हमारी अब लोकल इंडस्ट्री फोकस करना शुरू करे तो हम मिल के पूरी इंडस्ट्री को इंशाल्लाह बहुत बहुत आगे ले जा सकते हैं। मेरा सवाल जो जब आरओआई की बात आती है कि भाई ठीक है, नहीं समझ रहा वो, नहीं समझ रहा भाई देखें बॉस मैं भी मार्केटिंग में था, मैं नहीं समझता कि मेरे पास एक लिमिटेड बजट के अंदर आप कहते हो कि इसको यहाँ लगाना है। लॉन्ग टर्म में आएगा 5 साल में, 6 साल में, 10 साल में एक रेवोल्यूशन आएगी बट इनिशियल इमीडिएट तो रिजल्ट्स चाहिए ना। तो आप लोग जितने भी सीआरओ से मिलते हैं हम ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे बात करें या इंस्टीट्यूशनल लेवल पे बात उनसे कहते हैं फ़ायदा क्या है वो बिल्कुल पीछे हो जाते हैं नहीं फ़ायदा नहीं हो सकता आपको सोचना पड़ेगा बिग पिक्चर पे जाओ यार कुछ छोटी पिक्चर दिखाएं इनको राजी करें कि बिग पिक्चर को दिखाएं अगर बिग पिक्चर देखने को राजी नहीं तो छोटी पिक्चर तो दिखाए ना सर और वैसे भी आजकल तो वेब सीरीज का दौर है छोटी मूवीज आ रही हैं ड्यूरेशन कम से कम होती जाए। देखें शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स यस लॉन्ग टर्म तो हर कोई सब अच्छी तरह जानता है कि जी लॉन्ग टर्म क्या हमारे बेनिफिट्स। शॉर्ट टर्म इमीडिएट में जो एक चीज़ जो हम हमेशा बात भी करते हैं अपनी कंपनीज में देखिए आपके डिसीशंस कई डिसीशंस ऐसे हो सकते हैं मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो कि इमीडिएटली आपको पुट्स यू ऑन द मैप राइट इन द इंस्टीट्यूट्स। हमें अच्छी तरह पता है एज फार्मास्यूटिकल मार्केटियर्स कि हम अपने जो जो भी हम अपनी कैंपेन्स या हम अपने जो भी आइडियाज़ होते हैं उसको हम इंडिविजुअलाइज करके डिवाइड कर रहे होते हैं। यस हमारा हमेशा फोकस होता है कि जी हम KOLs की ओपिनियन लीडर्स के लिए अपनी एक अलग ये कैंपेन बनाएंगे Yeah. और हम वार्ड्स के लिए इंस्टीट्यूट्स के लिए ये कैंपेन बनाएंगे जनरल फिजिशियंस GPs के लिए हम ये कैंपेन बनाएंगे। आपके ब्रांड में अगर थोड़ा सा कोई कंज्यूमराइज्ड टच है Yes. केमिस्ट और फार्मासिस्ट के लिए Now you're speaking अलग yes yes कैंपेन बनाएंगे। मैं क्योंकि इस इंडस्ट्री के नॉर्म्स को अच्छी तरह जानता हूँ हर सेक्टर में हर डिफरेंट डिवीजन में आपके इमीडिएट ROIs भी अचीव हो सकते हैं अगर आपने उन लोगों को इंगेज करना मकसद किया हुआ। Yeah. Now, there are lots of initiatives that are supported by the local industry for the societies. वहाँ पे हम बहुत खुशी-खुशी वो एक कहते हैं ना क्योंकि एक अंडर वन अम्ब्रेला आपको सारे KOLs मेडिकल सोसाइटीज की हम बात कर रहे हैं सोसाइटीज़ की मैं बात कर रहा हूँ। आपको जी अगर पाकिस्तान सोसाइटी सोसाइटी ऑफ दिल सोसाइटी ऑफ सोसाइटी ऑफ गुर्दे फेफड़े पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ एंडोक्रिनोलॉजी के किसी अच्छे एक्टिव मेंबर की किसी फार्मा कंपनी को जब कॉल जाएगी तो वो फेज़ 1 क्या वो फेज़ 3 ट्रायल के भी पैसे देने के लिए तैयार हो जाएँगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि वो कितने इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर्स हैं। यस सो इमीडिएट ROI नहीं है।
इसको हमें हमें इस अपने माइंड सेट से निकलना होगा। हमसे अक्सर ये सवाल होता है जब हम लोकल इंडस्ट्री के की डिसीजन मेकर से बात कर रहे होते हैं, इतने सारे एक तो पैसे तुम खर्च करवाने की बात कर रहे हो, एंड ऑफ द डे रिजल्ट अगर हमारे फेवर में नहीं आया तो अच्छा, ड्यूरेशन तुम कह रहे हो कि मैं इतने सारे पैसे मैं खर्च करूं और 1 साल तक तुमसे पलट के ये ना पूछूं मैं कि क्या रिजल्ट आ रहे हैं, क्या प्रोग्रेस है। 6 महीने का तो सिर्फ फॉलोअप करोगे मरीजों का, 6 महीने लगाओगे उस स्टेज तक पहुंच। यस, यस। ये सारे वो इतना सब्र, इतना सब्र। इतना सब्र नहीं है, लेकिन सब्र से ज्यादा एंड ऑफ द डे अगर पूरी स्टडी कंडक्ट करने के बाद रिजल्ट मेरे फेवर में नहीं आया, और अगर आ गए तो क्या होगा? अब हम यहाँ पे यही बात लोगों को और अगेन अल्हम्दुलिल्लाह टू अ ग्रेट एक्सटेंट वी मेड अ गुड प्रोग्रेस ऑन दैट फ्रंट एज वेल। बहुत सारे अब कंपनीज में, अच्छी कंपनीज में मैं मार्टिन डाउ को खास तौर से यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा बिकॉज मुझे पता है कि वहाँ पे भी अभी कई मतलब डिविजन्स इनिशिएटिव्स ऐसे लिए जा रहे हैं जहाँ पे अ, इस चीज़ से बाहर निकलने की कोशिश की जा रही है। लॉन्ग टर्म अपना एक एविडेंस जनरेट करें। एक मैं रीसेंट मीटिंग को कोट करना चाहूँगा। एक बहुत इंडस्ट्री के सीनियर लीडर, उनके साथ हमारी बिजनेस टॉक चल रही थी और उन्होंने मतलब ही वाज कोट एंड कोट कि अब मेरे पास 1 से 2 साल रह गए हैं अम, अपने करियर में। मैं ये चाह रहा हूँ, मैं क्यों आज तुम लोगों से ये बातें कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ये चाह रहा हूँ कि जब मैं रिटायर हो जाऊं तो पीछे जो गत्ते बन रहे हैं उनके ऊपर मेरे इनिशिएटिव्स लिए गए, मेरे ये वाले काम जो हैं वो आगे की 10 साल तक लोगों को जो है यहाँ पे मार्केटिंग में काम दे। आरओआई तो ये भी है वैसे। ये है वो अप्रोच यस। जो हम लोगों में बिल्ट इन करना चाह रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कहूँगा कि जिस तरह हमेशा वो कहते हैं ना, 5 उँगलियाँ बराबर नहीं है, हमें अच्छे रिस्पॉन्सेज़ भी मिलते हैं। कई इनिशिएटिव्स ऐसे लिए गए हैं, एटलीस्ट माय 4.5 इयर्स ऑफ टेन्योर अभी एज़ द सीईओ ऑफ मैट्रिक्स, तो मैं अपने नज़रों से गुज़रते हुए ये कुछ ऐसी अच्छी चीज़ें देखी हैं, जो लोकल इंडस्ट्री ने इनिशिएट की। हमें इसी चीज़ का बड़ा अब हमें वो जो कहते हैं ना कि इस मोमेंटम को कंटिन्यू करना है और उसको सबसे इम्पोर्टेंट अगर हम वो देखें इसके अंदर जो एक्सेलरेट करेगा इसको, वो यही है कि हम इस पे बात करते रहें। यस। इस तरह के मैसेजेस फ्रीक्वेंटली जाते रहें। डिस्कशन, डिबेट को ऑन करें। अपने चाय खानों पर, अपने ऑफिसेज़ में कम से कम इन चीज़ों पर बात करो। और जब डायरेक्टिव्स रेगुलेटरी बॉडी की तरफ से, जब विलिंगनेस मालिकान की तरफ से, जब रिसर्च के अब इदारे मौजूद हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे मौजूद हैं और एक नहीं मल्टीपल अब अवेलेबल हैं। जब सारा सिनेरियो मौजूद है तो मेरे ख्याल से अब डरने की बात नहीं, अब एक कदम आगे बढ़ाना चाहिए सबको। फार्मास्यूटिकल से थोड़ा-सा बाहर आते हैं और रिसर्च इदारों की तरफ वापस आते हैं। पाकिस्तान में कितने गुड इम्पैक्ट फैक्टर्स वाले जर्नल्स मौजूद हैं? पैटेंट के क्या रूल्स हैं? क्या अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं? इस सिनेरियो पे रोशनी डालना चाहेंगे सर आप? अम, हमारे पास अभी इस वक़्त 2 जर्नल्स हैं जिनका अच्छा इम्पैक्ट फैक्टर है, लोकल। अम, ईजेएमए का बड़ा अच्छा अब जो है वो एक वी सी दैट इंटरनेशनली उसको भी अब थोड़ी रिकॉग्निशन मिलना शुरू हुई है। ये एक ऐसा एरिया है, अगेन पब्लिकेशंस आप अभी इस वक़्त देखें तो पाकिस्तानी लोगों की पब्लिकेशंस, वी आर राइट अप देयर। मैं दुनिया भर के तमाम पाकिस्तानियों की बात कर रहा हूँ। हम ये पूरे एनवायरनमेंट का बाय प्रोडक्ट है आपका आखिर में पेपर निकलना और उसको पब्लिश होना। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम हमारे पास वो प्लेटफॉर्म और वो एनवायरनमेंट ही नहीं था। 2019 में बायो स्टडी रूल्स बने हैं। सो
इससे पहले चाइना और इंडिया से करवा के बनवाते तो थे ना। हम इंडिया की अगर बात करें, इंडिया ने 2003 में इसी तरह का एक इक्विवेलेंट टू बायो स्टडी रूल्स, सो हम कोई 15 साल पीछे रह गए इस बात को। अगर हम एकेडमिकली अगर हम उसकी रिसर्च पेपर्स और इनकी एज की बात करें, या हमारे पब्लिकेशंस की बात करें, देखें नैयर, क्वालिटी ऑफ वर्क में कभी कोई फुकदान नहीं रहा। क्वालिटी इज आउटस्टैंडिंग। बात सारी ये है कि इसको फोकस कितना बनाया गया। नाउ आई नो CPSP है, HEC के जो अभी रिसेंट तो नहीं कहना चाहिए, कुछ अरसे से एक बार बार हैमरिंग हो रही है इस बात की कि जी आपकी पब्लिकेशन होगी तो यू विल मूव अप द लैडर। आप रजिस्ट्रार से असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन सकते, असिस्टेंट से एसोसिएट नहीं बन सकते अगर फला नंबर ऑफ पेपर्स कितने मेडल्स चाहिए आपको। वो तमगे कितने आपने अपनी CV पे लगा दिए। Research just for the sake of that incentive is never going to work. Again, it is not because the potential is not there. अक्सर बहुत मुझे गुस्सा भी आ जाता है कभी कभी जब लोग और कई कॉन्वर्सेशंस में, पाकिस्तान का कोई हाल नहीं है जब लोग ये बात कर रहे होते हैं, क्या रिसर्च रिसर्च, तुम पता नहीं क्या बातें कर रहे होते हो। इट इज दिस माइंडसेट दैट नीड्स टू चेंज। कैसा पेन होता है ना उस वक्त कि हम सोल्यूशन की तरफ जानने के बजाय प्रॉब्लम 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 पे लगे रहे हैं यार। अच्छा नहीं, मैं हमेशा इसका फर्म बिलीवर भी हूं कि प्रॉब्लम पे बात जरूर करनी चाहिए। देखिए, द फर्स्ट स्टेप टू एनी सॉल्यूशन इज आइडेंटिफाइंग व्हाट द प्रॉब्लम इज। बट प्रॉब्लम स्टेटमेंट तक पहुंचो, अब सोल्यूशन एंड तो होना चाहिए ना। वो बात प्रॉब्लम पे आके पेसिमिस्टिक नेगेटिव टोन पे कंक्लूड कर देना इज द चेन दैट वी नीड टू ब्रेक। यस, बिकॉज ऐसा नहीं है कि हर चीज गलत हो रही है। हर चीज बेहतर हो सकती है, इस पे बात की जाए, और वो बेहतरी क्या ला सकते हैं उस पे बात की जाए, तो मेरा ख्याल है हमारे आउटकम्स बहुत थोड़े अरसे में बहुत ज़्यादा बेहतर नताइज की तरफ निकल आएगा। बस मुझे याद है 2013 13-14 की बात, 2013 की बात, आज से 12-15 साल पहले, जब फार्मासिस्ट निकल रहे होते थे ना, या मेडिकल डॉक्टर्स भी इस तरफ आ रहे होते थे फार्मास्यूटिकल्स की तरफ या इस तरफ, तो रिसर्च का शौक तो हर बच्चे को होता है कि मैं रिसर्च पे जाऊंगा चीज़ें, तो वो CRA के डिफरेंट ट्रेनिंग्स भी करते थे, सर्टिफिकेशंस भी ऑनलाइन ले रहे होते थे, बेचारे काम कभी नहीं कर पाए। आज के जो बच्चे या फार्मासिस्ट जो निकल रहे हैं या जो रिसेंट पास्ट में निकले, 3 साल 4 साल में निकले, आप उनको क्या बताएंगे? क्या रिसर्च एक लुक्रेटिव फील्ड लोकली बनने जा रही है, या बेटा थोड़ा सा और वेट करो? नहीं यार, मेरा फेवरेट सवाल है ये। अगेन, मैं क्यों ये बात कर रहा हूँ, क्योंकि अभी हमने जिक्र भी किया कि हम एक कोर्स भी करवा रहे हैं, और ये कोर्स अगर हम बहुत अरसे से करवा रहे हैं, CCRP सर्टिफाइड क्लिनिकल प्रोफेशनल का कोर्स। यही बात कि जी वो सर्टिफिकेट हम इंटरनेशनली एक्रेडिटेड कोर्स करवा रहे हैं। हमारे पास बेइंतहा लोगों की वो जो क्वेरीज आ रही होती हैं, वो सारी इसी से लिंक्ड होती हैं। मैं अगर ये अपनी सर्टिफिकेट ले लूँ तो क्या मैं क्योंकि मेरी दिली ख्वाहिश है कि मैं बस बाहर चला जाऊँ, चली जाऊँ, हाँ, कितनी प्यारी बात आपने पॉइंट को उठाया। और ये बाहर चले जाने के लिए क्या ये सर्टिफिकेट मेरे लिए काफ़ी होगी? हम सबको एक ही बात करते हैं। देखें, सर्टिफिकेट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप अपने ज़हन में क्लियर हों कि आपने अपना मतलब प्रोफेशनली आपने कहाँ जाना है। रिसर्च एज एन इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है। ये मैं अगेन हमने कई नंबर्स में बात की, नंबर ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स बढ़ रहे हैं, इंटरनेशनल ट्रायल्स आ रहे हैं, CROs बढ़ते जा रहे हैं, साइट्स अपने आप को बेहतर करती जा रही हैं, तो जॉब्स ऑफ कोर्स क्रिएट हो रही हैं। बट मैंने एक चीज़ जो आपने नैयर पूछा, आजकल के जो ग्रेजुएट्स उनको आप क्या देखें, ये अब ये वाली जो जनरेशन्स हैं, ये सारी मैं जेन ज़ीज़ को मुखातिब होके बात कर रहा हूँ। व्हाट दे मस्ट अंडरस्टैंड इज़ कि हमेशा
हर चीज़ इमीडिएट फ़ौरन रिज़ल्ट नहीं देती। मैं आप कल की आपको एक एक बड़ी मज़े की एग्ज़ाम्पल देता हूँ। कल एक लड़का मेरे पास एक एक पोज़ीशन हमने ओपन की हुई थी, की हुई है बाय द वे। तो वो उसमें एक लड़का हमारे पास इंटरव्यू के लिए आया और उसकी सीवी में 4 साल में 5 स्विचेस थे। और उसने इतनी खूबसूरती से अपने वो पाँचों स्विच मुझे एक्सप्लेन किए कि मैं आई कुडन्ट हेल्प बट लाफ एंड मैंने कहा नहीं भाई तुम सही हो। अच्छा। क्यों? क्योंकि वो माइंडसेट ही नहीं है कि मैं कहीं बैठ के ठहर के कोई प्रॉब्लम फेस करूँ। अकीदत की हद तक गलतियाँ कर रहे हैं वो। और बात सारी ये है कि अम, हमें इस चीज़ के लिए प्लेटफ़ॉर्म्स और ज़्यादा तेज़ी से बनाने होंगे और बन रहे हैं। आजकल की जनरेशन अगर रिसर्च में आना चाहती है, 2025 2005 के मुकाबले में जब हम नए-नए मार्केट में आ रहे थे, 2025 सेवरल फोल्ड्स बेहतर है। इंडस्ट्री में अगर हम अपॉर्चुनिटी $150 मिलियन डॉलर की मार्केट की बात कर रहे हैं तो ज़ाहिर है उस वक़्त तो ये ख्वाब में भी नहीं आ रहा था ना ये। वजूद ही नहीं था। तो बेहतरी की तरफ तो जा रहे हैं, नंबर्स खुद कह रहे हैं ये। बर्स खुद कह रहे हैं। मैं शुरू करना चाहूँगा कंक्लूड करने के लिए, हमें वो लोकल इंडस्ट्री का सपोर्ट चाहिए ताकि एकेडेमिया इंस्टीट्यूट्स में अच्छा काम एज़ अ बाय प्रोडक्ट बाहर निकल के आ सके। उनको वो फंडिंग्स की ज़रूरत है। हमें गवर्नमेंट लेवल पे अगेन ये फंडिंग्स की ज़रूरत है, जो कि हमारे बहुत अच्छे ब्रिलियंट आइडियाज़ जो कि शेल्फ पे पड़े हुए हैं, सॉरी हम ये यूनिवर्सिटीज़ जो देखते हैं ना सर, इतने अच्छे आइडियाज़, उनका ब्लूप्रिंट भी तैयार हुआ बट फंडिंग नहीं है फंडिंग उनके नहीं है, वो पास। बेंच पे एक बहुत अच्छा आइडिया पड़ा हुआ है, लेकिन उसको इवेंचुअली आपको लाना है मार्केट तक, उसको शेल्फ तक लाना है, बेंच टू शेल्फ। यस। इस चीज़ को एक्सपेडाइट करने के लिए हमें वो फंडिंग सोर्सेज़ अगेन पब्लिक, प्राइवेट सेक्टर हैज़ टू वर्क टुगेदर हियर। मोस्ट इम्पोर्टेंटली अभी इस वक़्त अगर हम अपने क्लिनिकल ट्रायल साइट्स और सीआरओ का इंटरनेशनल क्लिनिकल ट्रायल्स की अप्रोच को देखें, इसको हमें बेहतर से बेहतर करते जाना है। इसको हमें एज़ पर द इंटरनेशनल एक्सपेक्टेशंस एंड द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स व्हिच आर वेरी क्लियरली डिफाइंड, और वो अल्हम्दुलिल्लाह टू अ ग्रेट एक्सटेंट हो भी रहा है अभी। इस चीज़ को अगेन तमाम स्टेक होल्डर्स ने मिल के इसको मज़ीद कंट्रीब्यूट करना है ताकि हम इस एनवायरनमेंट को और बेहतर से बेहतर करते जाएँ। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर मुर्तज़ा हुसैन, बहुत शुक्रिया आप इस पॉडकास्ट में आए और उन क्वेश्चंस का आंसर दिया। यार हम लोग तो थोड़ा साइलो में भी जी रहे होते हैं ना, बस परसेप्शन बना लिया कि नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। बहुत कुछ जानने को मिला। बहुत-बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। मोस्ट वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।